सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा सवाल का सबसे बड़ा जवाब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं इरिडा के बारे में। क्या इरिडा आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि इरिडा का आगे क्या होने वाला है? क्योंकि अगर अभी हम यहाँ बात करेंगे तो अब देखेंगे तो यहाँ पे 120 के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इसमें आज मार्केट इतना फॉल होने के बावजूद भी मतलब अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिली है। तब भी ये आज 4% का अपर सर्किट मार के रुका हुआ है। इसमें कोई गिरावट नहीं देखने को मिली। तो ऐसा कोई ख़ास बात होगा ज़रूर जो इरिडा जो है अभी तक ये गिर नहीं पा रहा है। तो हम आगे देखेंगे और बहुत से लोगों का ये सवाल भी है कि क्या हम इसे जो इलेक्शन होने वाला है 2024 का उससे पहले इसे हम कुछ शेयर कुछ खरीद सकते हैं ताकि ये आगे जाने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न देने को मिले। क्या ये 500 का लेवल टच कर सकता है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है अपने आप में। तो हम ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं इरिडा के बारे में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको अपने कैलकुलेटर के साथ ये बताऊंगा कि क्या इसका भाव बन रहा है आने वाले कुछ महीनों में और क्या ये कहाँ तक जा सकता है। तो मैं पूरी बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी पंप। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सवाल उठ क्यों रहा है कि इरिडा आगे जाने वाले समय में 500 के पार हमें दिखेगा? क्यों ऐसा सवाल आखिर में सबके मन में आ रहा है? तो हम कुछ रीज़न देखेंगे जिसके कारण ये हम कह सकते हैं कि इरिडा आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो पहले हम रीज़न देख लेते हैं। पहला रीज़न है, ये सरकारी कंपनी है और ये पीएसयू स्टॉक भी है और हमें पीएसयू स्टॉक में 17 साल के बाद ही इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। सारे पीएसयू स्टॉक में आप देखेंगे तो सब कोई 100-200% से ऊपर कम जा रहा है। चाहे चाहे आप आईआरएफसी भी देख लीजिए। अभी रिसेंट अपडेट अब अगर आप देखेंगे आईपीओ का, तो आप इरिडा देख लीजिए चाहे आईआरएफसी देख लीजिए, दोनों ही रिसेंट में ही आईपीओ का लिस्ट हुआ है और हम यहाँ देखेंगे तो दोनों ही अपने अपर लेवल पे खड़ा है। दोनों ही 100 पार हमें दिख रहा है। आईआरएफसी हमें 150 के करीब दिख रहा है और इरिडा हमें 124 के आसपास। तो जाहिर सी बात है सारे पीएसयू स्टॉक में ही तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरा रीज़न है, इलेक्शन आने वाला है और बहुत लोग का ये मानना है कि इलेक्शन होने के बाद अगर सेम पॉलिसी मेकर रहेंगे तो हमें जिस तरह से पिछले बार पीएसयू स्टॉक में यानी इस बार तेज़ी देखने को मिली थी, अगली बार में भी वही तेज़ी देखने को भी मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी पे जितना ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसी तरह से हमको लगता है कि आने वाले समय में इरिडा भी आने वाले समय में अच्छी खासी मल्टीबैगर स्टॉक भी बन सकता है। तो ये जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा अगर ये यहाँ पे वोटिंग सेम पॉलिसी मेकर रहती है तो। तीसरा रीज़न है, ये एनबीएफसी कंपनी है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ये कंपनी है और ये आरबीआई से इनको रेगुलेटेड है यानी इनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर हम देखेंगे तो ये लोन देने का काम करते हैं और जिस तरह से फाइनेंशियली 5 साल में हमें बूम पे देखने को मिल रहा है, इस कारण भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो इरिडा हमें इतने हाइप पे दिख रहा है। और आने वाले समय में भी जिस तरह फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं, उस तरह चांसेस बन भी रहा है कि आने वाले समय में इरिडा 500 के पार दिख भी सकता है। फोर्थ रीज़न है, लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इंटरेस्ट रेट में, यानी जो हमारा ब्याज दर है लगातार वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ब्याज दर बढ़ने से इंश्योरेंस जो बिजनेस होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिसके कारण आप अगर देखेंगे तो जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर हैं वो सारे 5 साल के हाई पे आपको चल रहे होंगे। जितने भी आप सब उठा के देख लो तो ये भी एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है इरिडा के आगे बढ़ने का कारण भी है। तो ये 4 ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ये प्रिडिक्शन है कि ये 500 के पार जा सकता है। क्योंकि ये जो रीज़न है ना, ये बहुत ही अच्छा रीज़न भी है और ये कारण भी है जो इतना गुड न्यूज़ है ये ऐसे शेयरों के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो सारे एनालिस्ट जो है वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 500 के पार में दिख सकता है। तो क्या ये रियली में ये जा सकता है? तो अब हम बात करने वाले हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस इसका आखिर में कहता क्या ये सही में 500 जो बोल रहे हैं लोग ये जा सकता है? क्योंकि अभी तक हमने इसके सेंटिमेंटल सारे न्यूज़ हमने देखे हैं। क्योंकि सेंटिमेंटल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही बहुत डिफरेंट है। सेंटिमेंटल जो लोग कह रहे हैं सुन रहे हैं, फीलिंग्स है यहाँ ये जा सकता है वो जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में शेयर का आगे बढ़ने का भी मोस्ट ऑफ द रीज़न होता है उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस के देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ब्लू कलर का एक टेबल आ चुका है। यहाँ से हम अपना पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर में भी बताऊँगा। यानी कैलकुलेटर आपको ये समझाएगा कि क्या इस शेयर का भाव बनता है
क्या ये फंडामेंटल एनालिसिस जो दिखा रहा है ये क्या पूरी तरह से ये बता रहा है कि ये 500 के पार जाएगा? तो ये यहाँ से आप ये भी सीख सकते हैं कि कोई भी अदर शेयर का भी आप खुद से फंडामेंटल एनालिसिस उसका कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ टेबल देख लेते हैं इसका। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है 4.52 के आसपास है, मतलब काफ़ी अच्छा है। इसमें ख़राब नहीं कहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए अर्निंग पर शेयर। अगर अब यहाँ इसकी मार्केट कैप की बात करें तो टोटल 28,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। इसका अगर डिविडेंड देखेंगे तो हमें नील देखने को मिला, क्योंकि ये अभी तुरंत ही अभी लिस्ट हुई है कंपनी, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये डिविडेंड इसका नील देखने को मिल रहा है। इसका जो ROE है वो है 15% देखने को मिल रहा है, यानी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है ROE हमें। इसका जो ROCE है वो भी हमें 8% के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब ये भी ज़्यादा ख़राब देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम ये इतना भी अच्छा इसे नहीं कहेंगे। डेप्ट टू इक्विटी अगर देखेंगे तो 6.77 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा हमें डेप्ट देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। IB यानी इंटेंसिव वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है 55 के आसपास देखने को मिल रही है। फिर इसका अगर हम इसके पास देखेंगे कि कितना इसके पास कैश है रिजर्व में, तो वो है 1000 करोड़ के आसपास हमें इसका कैश देखने को मिल रहा है। उतना भी ज़्यादा नहीं है और काफ़ी कम भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब अच्छी खासी इसके उनके पास कैश है। और इनका अगर जब पैट देखेंगे तो वो भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास ही हमें पैट देखने को मिला। तो पूरा मिला जुला के ये शेयर ठीक है, अभी इसमें कोई ख़राब हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम डेप्ट को हटा दें तो सारी चीज़ें इसकी अच्छी है। अब हम कैलकुलेटर से ये पता लगाते हैं कि क्या ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है, और इसलिए तो आप हमारा चैनल देखते हैं मनी पंप, क्योंकि इसी तरह के में बेनिफिशियल जो आपके लिए है उस तरह की शेयर का हम वीडियो बनाते हैं कि जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको लॉस ना झेलना पड़े अदर की तरह। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट पैसे ही बिना सोचे समझे डाल देते हैं, तो आपको वो नहीं करना, आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तब जाके आपको इसमें घुसना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा कमाते हैं और ज़्यादा गंवाते हैं, जाहिर सी बात है आपके लिए लॉस ही है। आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैंने कैलकुलेटर को ऑन कर दिया है। अगर हम बात करें ईडा के बारे में तो इसका जो जो अभी चल रहा है अर्निंग पर शेयर यानी EPS 4.52 के आसपास हमें देखने को ये मिल रहा है। और जाहिर सी बात है हम सब जानते हैं जितनी भी NBFC कंपनी होती है उस सबका जो PE का जो रेशियो जो होता है ना वो 5 से लेके 40 के बीच में ही हमें देखने को मिलता है। उससे ना ज़्यादा किसी का मिलता है ना कम किसी का हमें देखने को मिला है। अगर हम खाली बजाज को छोड़ दें तो वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका फाइनेंशियली बहुत बड़ा है, तो उसकी बात हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। और हम बात करते हैं 5 से लेके 40 अगर एवरेज PE माने तो 5 से लेकर 40 के बीच में हमें देखने को जितनी भी NBFC कंपनी देखने को मिलती है। तो हम इसका अगर देखेंगे तो EPS हमें 4.52 दिख रहा है। अगर हम सबसे कम लेते हैं PE यानी 5 लेते हैं इंटू 5 तो हमें देखने को मिल रहा है 22.6 देखने को मिल रहा है इसका प्राइस, मतलब कम से कम इतना जा सकता है, इससे नीचे तो यहाँ से जा नहीं सकता, जाहिर सी बात है। अगर हम बात करेंगे जब इसका IPO आया था तो हमें बहुत ही कम प्राइस में ये दिख रहा था, मतलब कि इतने कम प्राइस में देखने को मिला था, इससे ज़्यादा वो कम देखने को कभी नहीं मिला फिर उसके बाद। और मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि ये IPO जो आ रहा है ये सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा, और ये इसने रिकॉर्ड तोड़ भी दिया। तो ये जो हमें प्राइस में जो हमें स्टार्टिंग में मिल रहा था वो अब तो नहीं मिलने वाला। अगर हम फ़िलहाल बात करें तो जो इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस कह रहा है तो वो 15 से लेके 25 के आसपास इसका PE देखने को मालूम चल रहा है। अगर हम इसे 15 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलिए 4.52 इंटू 15 तो देखने को मिल रहा है 67 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। एवरेज PE जो मतलब माना जा रहा है कि इसका 15 के आसपास रह सकता है। अगर इसका मैक्सिमम हम देखें कहाँ तक ये मैक्सिमम जा सकता है, तो आप अगर देखेंगे तो इंटू 25 एवरेज PE इसका मानते हैं तो हमें 113 के बीच में देखने को मिल रहा है। मतलब कि इसका मतलब ये निकलता है कि इसका जो प्राइस का जो लेवल है ना वो 67 के से लेके 113 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये मान लें कि अगर जो 2024 का जो इलेक्शन है जो सेम पॉलिसी मेकर बन जाए, अगर हम देखने को मिले हमें इसका अच्छा खासा अगर ज़्यादा मैक्सिमम PE देखने को अगर मुझे 40 PE इसका मैक्सिमम देखने को मिले बाय द चांस, तो कितना इसका हो सकता है इसका प्राइस। तो अगर आप देखेंगे तो 4.52 इसका अर्निंग पर शेयर है। अगर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लगभग 180 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। मतलब इसका मैक्सिमम प्राइस जो हमें देखने को मिल रहा है ना वो है 180 रुपीज़ के आसपास। तो कैसे कह सकते हैं कि ये 500 के पार जाएगा, लेकिन तब भी ये कहना है तो हम चलिए आगे देख लेते हैं कि ये क्या ये 500 का टच कर सकता है क्या।
तो हम आगे देखते हैं, अगर इसका मानते हैं कि एवरेज पी 40 होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो एवरेज पी तो हम 40 ले लिए। अब इसे 500 तक जाने के लिए हम क्या ऐसा करेंगे, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो अभी 4.52 चल रहा है, इसको हमें बढ़ाना होगा। तो अगर हम इसका 40 से, अगर हम इसका 40 से और जो मैक्सिमम प्राइस जो हम है उसको डिवाइड करते हैं, यानी 500 को डिवाइड करते हैं, तो लगभग लगभग हमें 12.6 के आसपास ये देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर। मतलब जहाँ पे अभी 4.52 देखने को मिल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट 12.52, जो कि इसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत अच्छे ऐसे शेयर जो होते हैं ना, उसका भी अर्निंग पर शेयर 12.5 पहुँचना मुश्किल होता है। क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है, तो इसके लिए और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी कमाई इतनी छोटे से कैपिटल वाले कंपनी में पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसके सारा डाटा देख लिया, आपसे फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, हमने आपको कैलकुलेटर पे भी समझा दिया कि 500 तक जाना ये इम्पॉसिबल है अभी फ़िलहाल। तो इस चीज़ को आप देख रहे हैं, आप समझ भी सकते हैं, या खुद से भी आप निकाल के पता लगा सकते हैं कि क्या ये जा सकता है कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जा सकता है, क्योंकि ये इसका लेवल ही 113 के आसपास ये देखने को मिल रहा है मैक्सिमम प्राइस। अगर जाते हैं तो, अगर उससे भी जाते हैं तो जो मैक्सिमम प्राइस ही होगा। तो जाहिर सी बात है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये कंपनी का ये सारा डाटा था, आपके सामने हमने रख दिया। अगर आपको कंपनी अब भी अच्छी लग रही होगी तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन कैपिटल का पूरा यूज़ ना करें। बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से गिरावट देखने को मिले, या हो सकता है कि हमें राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा वहाँ तक देखने को मिले, या हमें वोटिंग तक हमें इसमें थोड़ा उछाल हमें देखने को मिले। लेकिन उसके आगे हमें इसे उछाल देखने को मेरा कोई चांसेस नहीं बन रहा है। तो आप इस शेयर पे बने रहिएगा। अगर आप अच्छे लगे तो इस शेयर पे आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन पूरा कैपिटल यूज ना करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे मैं इस तरह से कंटेंट डालते रहता हूँ आपके बेनिफिशियल के लिए ही, तो आप इस तरह से सब्सक्राइब करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।